जी ने बताया। मुख्य अतिथि माननीय कुलाधिपति केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब प्रोफेसर जगबीर सिंह जी, विशिष्ट अतिथि और मेरे आचार्य भी कहूंगी, और इस पुस्तक में उनका लेख भी है और आज इस चर्चा में उनका उद्बोधन सुनने के लिए बहुत लालायित हूँ। वे कुलाधिपति रह चुके हैं और अभी वर्तमान में सशक्त लेखक, विचारक और शिक्षा शास्त्री के रूप में मैं उन्हें देखती हूँ। प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी। इस आयोजन के संयोजक, मुख्य संयोजक डॉक्टर विकास कुमार, सह संयोजक डॉक्टर हेमंत कुमार जी एवं डॉक्टर लोकपाल तमांग जी, साथ ही आयोजन समिति के समस्त सदस्यगण, जिसमें शुभांगी आंबले को मैं देख पा रही हूँ, और पुस्तक विमर्श में ऑनलाइन शामिल हुए अत्यंत बुद्धिशाली महानुभाव। इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन द्वारा मेरी इस पुस्तक पर जो ये चर्चा आज आभासी चर्चा हो रही है, इसमें आप सब लोग शामिल हुए हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। मुझसे शुभांगी ने कहा है कि मैं पुस्तक के विषय में कुछ कहूँ। हालांकि अपनी हर एक रचना बहुत प्रिय होती है रचनाकार को, लेकिन कुछ रचनाएं क्योंकि वो किन्हीं विषयों को ऐसे उठाती हैं कि जिस पर वे औरों को इस तरफ चलाती हैं कि वे अपना भी कुछ कहें और उस विषय से अपने को जोड़कर उस सत्य को प्रतिपादित करने की ओर एक लेखक को या रचनाकार को सामर्थ्यवान करें। कुछ इस तरह से मैं भारतनामा को देखती हूँ। मैं कई बार बहुत सारे प्रश्न मुझे कुरेदते रहे और आचार्य श्री विद्यानंद जी से उसकी चर्चा अक्सर होती रही, जिनमें प्रमुखतः जो विषय हैं वो थे कि हमारे देश का नाम भारत क्यों और कैसे पड़ा होगा। ये बड़ा आश्चर्य का विषय था कि भारत किस तरह हुआ होगा। यह तो पहले अजनाब खंड कहलाता था, तो फिर ये भरत खंड कैसे बन गया, या अजनाब वर्ष कहलाता था तो भारत वर्ष कैसे बन गया। फिर पाठ्यक्रमों के माध्यम से हमें जो दशकों से पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, क्या वो सही है? और अगर सही है तो फिर ये प्रश्न क्यों कि वास्तविक आधार क्या है हमारे देश के नामकरण का। इस विषय पर और अधिक शोध करने की आवश्यकता मुझे क्यों महसूस हुई। इसके साथ ही साथ मुझे ये भी लगा कि क्या हमारे देश के नामकरण के वास्तविक आधार को प्रतिष्ठित करने में तथा धर्म, जाति, संप्रदाय का चश्मा उतारकर निष्पक्षता के साथ पाठ्यक्रम की पुस्तकों में शामिल करने में हम अब तक सक्षम हो पाए हैं। बस इन्हीं प्रश्नों को इनका उत्तर तलाशने के लिए शोध करके मैंने आप सबके समक्ष, पाठकों के समक्ष, जो कुछ भी मैं विनम्र प्रयास के रूप में ला पाई वो पुस्तक है भारतनामा, भारत का नामकरण। दिसंबर 2020 में भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित प्रस्तुत पुस्तक के 3 संस्करण अब तक प्रकाशित हो चुके हैं और पुस्तक में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, कुल मिलाकर 8 भाषाओं में हमारे देश के नामकरण के वास्तविक, प्रामाणिक, ऐतिहासिक आधार के विषय में स्वनामधन्य प्राचीन चिंतकों, विचारकों, शिक्षाविदों, लेखकों, इतिहासविदों, धर्म गुरुओं और भारतीय वांग्मय एवं संस्कृति के पुरोधाओं के साथ साथ नवीन विचारकों, बुद्धिजीवियों एवं निरपेक्ष लेखकों, राष्ट्र चिंतकों एवं आचार्यों के लेख भारतवर्ष नामकरण के असली एवं प्रामाणिक आधार को प्रशस्त करते हुए इस पुस्तक में समाहित किए गए हैं। इस पुस्तक को स्वयं न लिखकर भारतवर्ष नामकरण जैसे अहम विषय पर शोधपूर्ण, बेबाक और बेलाग लेखनियों को उन्हीं की बानगी में समाहित करने का जो निर्णय है वो मैंने जानबूझ कर लिया और इस पुस्तक को एक अलग कलेवर में ये शोध पुस्तक है, परंतु ये संपादित पुस्तक है, ये एक अलग कलेवर है। अक्सर लोग इस बारे में मुझसे सवाल करते हैं कि ये संपादित क्यों। इसका उत्तर मैं थोड़ा लंबा है, यहाँ नहीं दूंगी क्योंकि प्रस्तावना में लिख चुकी हूँ इसके विषय में और प्रोफेसर जगबीर सिंह जी और डॉक्टर त्रिपाठी इस बारे में और बताएंगे भी। मुझे बहुत प्रसन्नता है आज की महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थानों से जुड़े हुए महानुभाव
और बुद्धिजीवी जो हैं वो आज इस पुस्तक विमर्श हेतु इस मंच पर पधारे हैं और साथ-साथ जुड़े भी हैं ऑनलाइन। और ये रिसर्च एसोसिएशन तो है ही बहुत सारे इस तरह के बुद्धिजीवियों के द्वारा बनाई गई कि वो इस विषय को समझेंगे भी और जानने के लिए उत्सुक भी होंगे। देश का नामकरण जो कि आदि ऋषभ के पुत्र भरत के नाम पर हुआ है, इस सत्य का प्रतिपादन एवं प्रकाशन पूर्ण रूप से हो सके, इसी भावना के साथ मैं आप सबका पुनः साधुवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। नमस्कार। धन्यवाद मैम। आपने अत्यंत सारगर्भित एवं चिंतनशील विचार प्रस्तुत किए। फिर से धन्यवाद। अब हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर जगवीर सिंह सर को मैं अनुरोध करती हूँ कि वे अपने विचार रखें। प्लीज सर। सभी को मेरा नमस्कार। प्रभाकिरण जैन जी की ये पुस्तक जो संपादित है, मैंने इसको पढ़ा और एआई की सहायता से पढ़ा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 90 साल का हूँ तो मैं सारी पुस्तक को फिजिकली नहीं पढ़ सकता, तो मैंने एआई का इस्तेमाल करके इस पुस्तक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका सार अपने सामने रखने की कोशिश की और उसके अनुसार मैंने देखा कि ये पुस्तक एक विशेष बात के ऊपर हमें उत्तेजित करती है, क्योंकि पुस्तक का जो विषय है भारतनामा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश के कई नाम हमारे सारे इतिहास में प्रचलित रहे हैं, तो इनके बारे में विशेष तौर पर ऐतिहासिक जो शोध कार्य करके जितने विद्वानों ने जो अलग अलग अनुशासन है उन सभी जो विचारकों को शामिल करके इस पुस्तक में अलग अलग दृष्टिकोण प्रभा जी ने बहुत खूबसूरत अंदाज से पेश किए हैं और अपनी ओर से जो इसकी जो भूमिका लिखी है वो भी बहुत विचारणीय है। तो अब मैं आपसे एक शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे देश का जो मध्यकालीन सिख परंपरा में जो नाम पड़ा है, गुरु नानक देव जी की वाणी मुझे याद आती है कि जब बाबर का भारत के ऊपर आक्रमण हुआ तो गुरु नानक देव जी पंजाब के एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे, तो बाबर के हमले के बारे में उन्होंने जो बाबर वाणी लिखी तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न देई करता जम कर मुगल चढ़ाया। तो ये गुरु ग्रंथ साहिब में भारत का जो नाम उन्होंने मध्यकालीन दौर में भक्तों और संतों की वाणी में भारत का नाम हिंदुस्तान उन्होंने कहा, ये पर्शियन ट्रेडिशन से हमें आया है। तो इसका मतलब है कि जो हिंदुस्तान है वो गुरु नानक देव जी के सामने केवल एक देश नहीं है, वो तो आक्रमणकारियों ने जो हमारे देश के ऊपर हमला किया वो एक सभ्यता है जिसको हम आज सप्त सिंधु की सभ्यता कहते हैं, भारत की सभ्यता कहते हैं। तो मतलब है कि हमारे सारे इतिहास में भारत के कई नाम प्रचलित रहे हैं, उन सबको हमें विचारना चाहिए। और लेकिन ये जो प्रभाकिरण की जो पुस्तक है, ये प्राचीन काल में जो भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इसके ऊपर हमें बहुत खूबसूरत जानकारी प्रदान करती है। तो उन्होंने जैन मुनि जो ऋषभ देव हैं उनके सुपुत्र भरत के ऊपर भारतवर्ष का नाम उन्होंने ज़्यादातर इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए हमारे देश की जो सभ्यता है उसमें 4 धार्मिक परंपराएं उत्पन्न हुई हैं। सनातन धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है और सिख धर्म है। तो इन चारों परंपराओं का हमारे देश के साथ बहुत गहरा रिश्ता रहा है। इन चारों में हमारे देश को क्या नाम दिया, उसके क्या विशेषताएं सामने रखी,
प्रभाकरण जी ने इन सारे ऐतिहासिक प्रमाणों को पेश करके हमें बहुत खूबसूरत एक चिंतन जनक एक पुस्तक हमें दी है। ये एक विचार उत्तेजक है। मैं तो सक्षम नहीं हूँ इस पुस्तक के बारे में अपनी कोई विशेष राय देने के लिए, क्योंकि मेरा जो सरोकार है वो धर्म और दर्शन से रहा है। तो मैं तो इसके बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि ये पुस्तक बहुत विचार उत्तेजक है और उसने बहुत ऐतिहासिक साक्ष्यों के माध्यम से ये प्रमाणित करने की कोशिश की है कि हमारे देश का नाम जो भारत पड़ा है वो उसमें ज़्यादातर उसका योगदान ऋषभदेव जी के पुत्र जो भरत हैं उनसे ज़्यादा मेल खाता है। मैं तो प्रभा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मुबारक देता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत करके इतने सारे लोगों को उनके विचारों को चैप्टर के माध्यम से जोड़ के हमें एक बहुत खूबसूरत रचना हमें दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके विश्लेषण ने इस विषय के विभिन्न आयामों को और अधिक स्पष्ट किया है। धन्यवाद। अब मैं आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी सर को सर से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे अपने विचार प्रस्तुत करें। प्लीज सर। सर यू आर ड्यू। धन्यवाद शुभांगी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष प्रोफेसर भावना पांडे जी, यशस्वी प्राचार्य दयाल सिंह कॉलेज नई दिल्ली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिन्हें अभी हम लोग सुन रहे थे, केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब के यशस्वी और तेजस्वी कुलाधिपति प्रोफेसर जगबीर सिंह जी। मैं पहले भी सुन चुका हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं और एक संदर्भ उन्होंने दिया जिसका थोड़ा मैं उल्लेख भी करूंगा। इस पुस्तक का जिन्होंने संपादन किया है हमारी बहुत आत्मीय है डॉक्टर प्रभाकिरण जैन जी। बहुत ख्यातिलब्ध लेखिका हैं, सामाजिक विचारक भी हैं और बाल साहित्य पर बहुत ज़्यादा काम किया इन्होंने। और वस्तुतः बाल मनोभाव ही एक व्यक्ति के पूर्ण स्वरूप को लाने में सहयोग करते हैं। इसमें और जो लोग जुड़े हैं, विशेष करके डॉक्टर विकास सिंह जो इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर हेमंत जी, डॉक्टर लोकपा तमांग, सामने दिख रहे हैं श्री शैलेंद्र जैन जी, नरेंद्र नाथ मोइत्रा जी, राजेंद्र महावीर जी, डॉक्टर दिग्विजय नाथ चौबे भी दिखे थे अभी, डॉक्टर आशा राजपुरोहित और वे सभी जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर द्रष्टव्य हैं, सुन रहे हैं अथवा सहयोग कर रहे हैं, ऐसे सभी महानुभाव देवियों सज्जनों। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हम लोग भारतनामा पर विमर्श के लिए बैठे हैं और मुझे बहुत खुशी हुई जब माननीय कुलाधिपति प्रोफेसर जगबीर सिंह जी अपनी बात रख रहे थे। वस्तुतः यह पुस्तक ही भारत की जो परंपरा है, अकादमिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक, इन चारों का ध्यान रखते हुए लिखी गई है और इसमें इन सभी प्रवृत्तियों का व्यापक उल्लेख है और यही भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रवाह में योगदान भी करती हैं ये चार प्रकार की प्रवृत्तियां। मैंने पहले भी प्रोफेसर जगबीर सिंह जी को सुना है धार्मिक और दार्शनिक संदर्भों में और मुझे बहुत अच्छा लगा जब गुरु ग्रंथ साहिब में जो उल्लेख है हिंदुस्तान का, वह संदर्भ वस्तुतः विचारणीय है। दो जगह प्राचीन भारतीय संदर्भों में और सामयिक संदर्भों में हिंदुस्तान का उल्लेख हुआ, एक तो गुरु ग्रंथ साहिब में और दूसरा एक बृहस्पति आगम है, 7वीं शताब्दी का ग्रंथ है। हिमालयम समारंभ्य यावत इंदु सरोवरम
तो देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रचक्षते, उसमें हिंदुस्तान लिखा गया है कि ऐसा देश जो हिमालय और इंदु सरोवर अर्थात आप हिंद महासागर का है के बीच में जो अवस्थित है, उसे देवताओं ने बनाया है और हिंदुस्तान के रूप में विदित है। विष्णु पुराण में भारत वर्ष का उल्लेख है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम संतति यत्र भारती। हिमालय और समुद्र के बीच अवस्थित यह देश भारत वर्ष है और यहाँ रहने वाले सभी भारतीय हैं। इस प्रकार का भाव हमारे ग्रंथों में मिलता है। लेकिन हम लोग जिस संदर्भ में चर्चा करने के लिए बैठे हैं वो भारतनामा का संदर्भ है कि नाम आया कहाँ से। बहुधा जो छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है वह दुष्यंत और शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर भारत का उल्लेख किया जाता है। महाभारत में दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत का उल्लेख है और उसमें कहा गया है कि इस भरत के नाम पर जो पांडव कौरव कुल है उसे भरत कुल कहा गया। भारत देश का संदर्भ नहीं है उसमें, ये वहां संदर्भ मिलता है महाभारत में। लेकिन एक और जो हम लोग रामायण में पढ़ते हैं, दशरथ नंदन भरत, लेकिन वो राज्य संचालन तो किए, राजा नहीं रहे और भगवान राम के निर्देशों का पालन करते हो। वहां तो रघुपति राघव राजा राम थे अयोध्या में, उन्होंने संचालन किया, लेकिन उनके आधार पर भारत नामकरण की बात नहीं आती है। हालांकि उनकी परिभाषा में कहा गया, जगत भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत जस होई। जो इस पूरे संसार का भरण और पोषण करता है उसका नाम भरत है, यानी स्वयं ईश्वर स्वरूप है। यह कार्य तो भगवान राम करते हैं। एक और भरत का उल्लेख हम लोग करते हैं, लेकिन भारत के नामकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं है। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि जी, लेकिन भारत का नाम इनके नाम पर पड़ा ऐसा कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता। वह तो साहित्यकार थे। जो सबसे प्रमुख दृष्टांत मिलते हैं साहित्यिक, पुरातात्विक और हमारे आर्ष ग्रंथ, विशेषकर वायु पुराण और आदि पुराण। आदि पुराण तो हमारी जैन परंपरा का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसमें ऋषभ देव पुत्र भरत का उल्लेख मिलता है। स्वयंभू मनु के कुल में उनके वंशज प्रियव्रत नाम के एक शासक हुए। उनकी स्वयं की संतान नहीं हुई तो अपनी पुत्री के पुत्र अग्निंद्र को उन्होंने गोद लिया। उनसे ना भी हुए, जिनके नाम पर अजनाब वर्ष पड़ा। हुए बहुत अच्छे शासक थे। अजनाब से फिर ऋषभ देव जी का उद्भव हुआ और ऋषभ देव जी के पुत्र हुए भरत जी। भरत जी बहुत प्रतापी थे, बहुत लोकप्रिय थे और इस भरत खंड के शासक भी कहे गए। हमारे यहाँ जब शुभ कर्म करते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं, तो जो पढ़ा जाता है वह इस प्रकार का है। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे। इस जम्बूद्वीप में भरत खंड है, उसमें आर्यावर्त है और उसी में भारत वर्ष है। तो हम इसे जम्बूद्वीप के रूप में भी देखते हैं, भरत खंड के रूप में। वही भरत खंड जो भरत ने शासन, 7 द्वीप थे उस समय, तो एक पर शासन किया था भरत जी ने। भरत खंड भी कहते हैं इसे। अजनाब वर्ष कहते हैं, नाब का एक नाम अजनाब था, तो उनके नाम पर भी अजनाब वर्ष कहते हैं। लेकिन भरत के आने के बाद अजनाब वर्ष का नाम बदल करके भारत वर्ष हो गया। यह हमारी परंपरा में निहित है और यही मान्यता है। लेकिन परंपरा का विकास होता है, उसी विकास की कड़ी में और भरत नाम के जितनी विभूतियां हुई हैं देश में उनका उल्लेख है। लेकिन मूल तत्व तो ऋषभ देव पुत्र भरत जी का ही है। हमारे यहाँ जो जम्बूद्वीप है बहुत महत्वपूर्ण है।
और हमारे यहाँ जितने भी ऋषि मनीषी हुए हैं, इसी द्वीप में, इसी भरतखंड में, इसी आर्यावर्त में और इसी भारतवर्ष में उन्होंने वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, स्मृतियां, निगम सबका विकास किया, सबका विस्तार किया। आप कह सकते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा का विस्तार इसी भरतखंड में, भारतवर्ष में हुआ। वह ज्ञान परंपरा सत्य की है, वह ज्ञान परंपरा अहिंसा की है, वह ज्ञान परंपरा शांति की है। हमारे जो ऋषभदेव जी थे, शांति और अहिंसा। भगवान बुद्ध ने भी यह उल्लेख किया, शांति, अहिंसा और करुणा। तो हमारी परंपरा में है सत्य के लिए स्थान, अहिंसा के लिए स्थान, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बिखाना। और अहिंसा के लिए क्या कहना, अहिंसा परमो धर्म श्रुत्युक्त स्मार्त एव च। अहिंसा तो परम धर्म है, हमारे यहाँ श्रुतियों और स्मृतियों में ऐसा कहा गया है। भरत जी का शासनकाल शुद्ध शांति का शासनकाल था, संपन्नता का शासनकाल था, सह अस्तित्व का शासनकाल था, सौमनस्य का शासनकाल था। और इसीलिए जो सह अस्तित्व का व्यापक स्वरूप है, हमारे मंत्रों से जो ध्वनित होता है, जिसमें हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जब हम सर्वे की बात करते हैं तो उसमें सभी हैं, मनुष्य हैं, जीव हैं, जंतु हैं, नभचर हैं, थलचर हैं, जलचर हैं, सभी का उसमें है। वनस्पतियां हैं, हमारे यहाँ तो वनस्पतियों में भी जीवन की बात है। ये जो सहअस्तित्व है शांतिपूर्ण, और शांति के परिवेश में ही विकास सुरक्षित रहता है और सुनिश्चित होता है, उसको गति मिलती है और उसे धार मिलती है उस परंपरा को। यह सारे मूल्य और व्यवस्था के मानक भरत के समय में इस भारतवर्ष में दिखलाई देता है। इसीलिए उन्हीं के नाम पर यह देश भारतवर्ष के नाम से जाना गया। हमारा संविधान भी इंडिया दैट इज भारत, तो संवैधानिक सत्य है कि हमारे देश का नाम भारत है। इंडिया तो चलिए एक नाम आ गया इंडस रिवर के नाम पर, जहां लिया सप्त सैंधव क्षेत्र है हमारा। तो इस तरह से नाम आते गए, हमारी परंपरा का विकास और विस्तार होता चला गया। लेकिन जो मूल सूत्र हैं जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा निहित है, संस्कृति और प्रकृति का समन्वय, व्यक्ति, व्यष्टि, समष्टि और सृष्टि का समन्वय, सब में एक सूत्रता का भाव, विविधता में एकता का दिग्दर्शन और एकता के माध्यम से बहुलता का उद्घोष, और वह परंपरा जिसमें हम बोलते हैं आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, सभी दिशाओं से शुभ विचार आने दे और सभी दिशाओं में अपने शुभ विचार जाने दे। गुरु नानक देव की वाणी में भी यही है। हमारे यहाँ की व्यवस्था का, प्रकृति का मूल स्वभाव मनुजता है, और इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हम कहते हैं कि जड़ से जगत तक पहुंचने का विधान, विश्व नागरिक बनने का विधान। और ऐसा इसलिए कहते हैं कि भरत जी का जो आप्त वाक्य था, जिसे वो कहते थे कि पूरी धरा पर अपने ही जैसा अस्तित्व है और हमें सबके कल्याण की बात करनी है, क्योंकि इस धरा पर सब रहने वाले एक परिवार हैं। और इसी को हमारे यहाँ महोपनिषद में कहा गया है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग उदार चरित्र के लोग हैं, तो भरत जी कहते थे। इसलिए हमारी दृष्टि में संपूर्ण धरा ही एक परिवार है। जब एक परिवार है धरा, तो उसमें वैमनस्य के लिए, बैर के लिए कहीं स्थान नहीं है। साथ साथ चलने का भाव, साथ साथ सोचने का भाव और साथ साथ बोलने का भाव, जहां हमारी शिक्षा, जहां हमारी विद्या का
मूल सूत्र है, वाक्य है, सा विद्या या विमुक्ते। विद्या वह है जो हमें मुक्त करती है वर्जनाओं से, संकीर्णताओं से, अभाव से और अंधकार से। यही भारतवर्ष की पूरी दुनिया को देन है। सत्य, अहिंसा, करुणा और विद्या के माध्यम से आत्मोन्नति, समाजोन्नति, राष्ट्रोन्नति और सर्वोन्नति। यही भाव इस भारतनामा में यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई देते हैं। आवश्यकता है कि यह पुस्तक देश के सभी विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय में जाए, वहां विद्यार्थी पढ़ें और इनके माध्यम से उन्हें अपनी परंपरा के मूल्य और परंपरागत वैभव का ज्ञान हो सकेगा, जिसके लिए हम सभी तत्पर हैं। जहां हम सभी पृथ्वी सूक्त को याद करते हैं, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, यह धरा हमारी माँ है और हम सब इसकी संतान है, और भारत देश हमारी पुण्य भूमि है, हमारी कर्म भूमि है, हमारी धर्म भूमि है और हमारी मर्म भूमि है। एक बहुत अच्छे पुस्तक को हम सबके बीच प्रस्तुत करने के लिए डॉक्टर प्रभा किरण जैन जी को बहुत बहुत साधुवाद, और डॉक्टर विकास को आशीर्वाद कि एक बहुत अच्छा समायोजन और संयोजन इस कार्यक्रम के माध्यम से किया। मेरा आशीर्वाद और आप सभी के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। धन्यवाद सर। आपके चिंतनशील उद्बोधन ने इस विमर्श को समृद्ध किया है। बहुत बहुत आभार आपका। आई थिंक भावना मैम जुड़ गई है ना सर? विकास सर ओके। कुछ बहुत मैडम से निवेदन करने के बाद मैं जानता हूं कि क्योंकि मैं खुद ही उनके कॉलेज में काम कर रहा हूं, इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या गतिविधियां चल रही हैं, और एक अर्जेंट नोटिस मिला है हमारे कॉलेज को भी, तो मैम व्यस्तताओं के बीच में जुड़ी हैं, तो बस मैं मैम से इतना निवेदन करूंगा कि हो सके तो मैम आप एड्रेस कर दीजिए। उन्होंने मुझे अपना पेपर जो उन्होंने तैयार किया है इस पुस्तक के लिए भेजा है, तो मैंने उसे साक्षी को सर्कुलेट कर दिया है, साक्षी पढ़ेंगी। मैम यदि आप हैं कॉलेज में या बाहर तो एड्रेस कर सके तो हम सबको आशीर्वाद आपके माध्यम से मिल सके तो अच्छा होगा। भावना मैम आप सुन पा रहे हैं हमें? यस नाउ शी जॉइंड। नहीं मैम सेशन में है, मैं एक मिनट पूछ ले रहा हूँ, नहीं फिर वो साक्षी को मैंने सर्कुलेट किया उनके पेपर। जी सर। ओके यस मैम। मैम प्रणाम मैम जी। मैम सुन जी मैम आप शायद म्यूट हैं। जी नमस्कार विकास जी। जी थैंक यू मैम। सबसे पहले मैम सादर आभार नहीं आपका, आपने इतने नहीं हम सभी से अनुरोध करते हैं और सभी से माफी क्षमा मांगते हैं कि हम अब वक्त पे नहीं जुड़ पाए, और इतना बढ़िया हम इनका किताब का जो सब चीजें सुननी थी, और ये किताब हम अपनी लाइब्रेरी में, और इस साल हमने ये सोचा है कि कॉलेज में हर एक फंक्शन में हम इस किताब को एज अ गिफ्ट दिया करेंगे, और ये पूरा जो है जी मैम बीसी सर पूछ रहे और थे, सभी याद को कर रहे थे शुभकामनाएं। आपको, बीसी साहब और लेखिका महोदया। जी मैंने बताया कि कुछ व्यस्तताओं के कारण मैम नहीं जुड़ पा रहे हैं। जी थैंक यू मैम। साक्षी मैंने आपको पेपर जी मैम सर प्लीज। मैंने कहा भावना जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी सर नमस्कार प्रभा मैम। नमस्कार आपको बहुत बहुत और हम लोग सब भाग्यशाली हैं कि आपकी इतनी खूबसूरत किताब और लेखन पढ़ने को मिला मैम,
और हम सभी में ये सर्कुलेट करेंगे, सब टीचर फैकल्टी में भी और स्टूडेंट्स में भी। थैंक यू सो मच मैडम। साक्षी, आप प्लीज मैम का पेपर पढ़ दें। मैम जी शायद कॉलेज जी जा रही हैं, जी तो मैम ने मुझे भेजा है, मैंने साक्षी आपको भेजा है। जी जी, थैंक यू। प्लीज। यस सर, हाँ जी यस सर, मैं मैम की बिहाफ पर वो पढ़ रही हूँ। जी। मैम ने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए जो भी हम लोग तक संप्रेषित किया है, मैं आप लोग तक पहुंचा रही हूँ। सर्वप्रथम मैं इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन की संपूर्ण टीम को बधाई देना चाहती हूँ कि आपने पुस्तक पर विमर्श का आयोजन किया। इस पुस्तक की लेखिका डॉक्टर प्रभा किरण जैन जी को बधाई कि आपने इस महत्वपूर्ण पुस्तक का लेखन कई महत्वपूर्ण आयामों को संकलित करके भारतीय साहित्य को समृद्ध किया है। इस पुस्तक विमर्श में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रोफेसर जगवीर सिंह, माननीय कुलाधिपति, केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश के माननीय पूर्व कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी सर एवं आयोजित समिति के सभी सदस्यगण। भारत की सभ्यता, संस्कृति और समन्वय पर विचार करने की आवश्यकता और अनिवार्यता इस समय अधिक है, क्योंकि कोई भी जब तक औपनिवेशिक दासता के दंश से बाहर नहीं निकलता, तब तक समाज का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी पुस्तक की रचना में 3 आयाम होते हैं: उत्प्रेरणा, उत्प्रेरक और उद्देश्य। उत्प्रेरक उसके बीज प्रस्फुटित करता है, उत्प्रेरणा उसकी जमीन तैयार करती है और उद्देश्य उसको फलीभूत करता है। इस पुस्तक में ये तीनों कारक मौजूद हैं। डॉक्टर प्रभा किरण जैन जी की पुस्तक भारतनामा, भारत का नामकरण, वर्तमान संदर्भ में सामाजिक चेतना और सामाजिक संरचना में अनिवार्य अवदान प्रस्तावित करती है। इस पुस्तक के अध्यायों में लेखिका ने भारत शब्द की उत्पत्ति, उसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत अर्थ तथा विभिन्न कालों में प्रचलित भारत के नामों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जिसमें अनिवार्य रूप से मूल उद्देश्य यह समझना है कि भारत केवल किसी भूभाग का नाम नहीं है, बल्कि यह हजारों वर्षों की सांस्कृतिक चेतना, ऐतिहासिक स्मृति और राष्ट्रीय आत्मगौरव का प्रतीक है। लेखिका के अनुसार किसी राष्ट्र का नाम उसकी पहचान, इतिहास और सामूहिक चेतना को व्यक्त करता है। इसलिए भारत नाम की उत्पत्ति और विकास को समझना भारतीय सभ्यता की जड़ों को समझने के लिए आवश्यक है। लेखिका उन तथ्यों की व्याख्या करती हैं कि भारत नाम की प्राचीनता अत्यंत गहन और इसका उल्लेख करती हैं कि वेदों, उपनिषदों, महाकाव्यों और पुराणों में मिलता है। ऋग्वेद में भरत नामक जन या कुल का उल्लेख मिलता है, जो उस समय के प्रमुख और शक्तिशाली समुदायों में से एक था। इससे यह स्पष्ट होता है कि भरत शब्द का प्रयोग प्राचीन वैदिक काल से ही प्रचलित था। आगे चलकर महाभारत और पुराणों में भारतवर्ष शब्द बार बार प्रयुक्त हुआ है। विष्णु पुराण में भारतवर्ष को हिमालय से लेकर समुद्र तक फैले विशाल भूभाग के रूप में वर्णित किया गया है। यह उल्लेख इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन काल में भारत एक सांस्कृतिक और भौगोलिक इकाई के रूप में पहचाना जाता था। लेखिका के अनुसार इस नाम की उत्पत्ति मुख्यतः महान सम्राट भरत से जोड़ी जाती है, जिन्हें न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक माना गया। जैन परंपरा में भी ऋषभदेव के पुत्र भरत से इसका संबंध बताया गया है। भारतवर्ष का अर्थ भारत की संतानों की भूमि, जो इस देश को एक सांस्कृतिक परिवार के रूप में प्रस्तुत करता है। लेखिका यह भी बताती हैं कि इतिहास के विभिन्न कालों में भारत को अनेक नामों से जाना गया। वैदिक और उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत के उस क्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाता था, जहां वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। पुराणों में पृथ्वी के एक बड़े भूभाग को जम्बूद्वीप कहा गया, जिसमें भारतवर्ष एक महत्वपूर्ण भाग था। मध्यकाल में जब फारसी और अरबी यात्री भारत आए, तो उन्होंने सिंधु नदी के आधार पर इस भूमि को हिंदुस्तान कहना शुरू किया। फारसी भाषा में सिंधु का उच्चारण हिंदू हो गया, जिससे हिंदुस्तान शब्द प्रचलित हुआ। बाद में यूनानी और रोमन यात्रियों ने भी सिंधु नदी के आधार पर इस क्षेत्र को इंडस कहा, जिससे इंडिया शब्द बना। अंग्रेजों के शासनकाल में इंडिया नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित हो गया। लेखक के अनुसार यह सभी नाम एक ही सभ्यता और भूभाग की पहचान के विभिन्न रूप हैं। भारतीय संविधान में देश का नाम इंडिया,
दैट इज भारत लिखा गया है। लेखिका यह भी स्पष्ट करती हैं कि भारत को केवल एक राजनीतिक राष्ट्र के रूप में नहीं समझा जा सकता, बल्कि यह एक सभ्यता राष्ट्र है। सभ्यता राष्ट्र वह होता है जिसकी पहचान हजारों वर्षों की सांस्कृतिक निरंतरता से बनी होती है। भारत की सभ्यता ने समय समय पर आने वाले बाहरी प्रभावों को आत्मसात किया और अपनी मूल पहचान को बनाए रखा। इसलिए भारत नाम इस निरंतरता और अस्थायित्व का प्रतीक है। लेखिका यह निष्कर्ष निकालती हैं कि भारत का नामकरण केवल ऐतिहासिक तथ्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का विषय है। यह नाम भारतीयों को उनके गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है और भविष्य के लिए प्रेरणा देता है। भारत नाम में न केवल इतिहास और संस्कृति की झलक मिलती है, बल्कि यह एक ऐसी पहचान है जो विश्व में भारत की विशिष्टता को दर्शाती है। भारत नाम को समझना और उसके महत्व को स्वीकार करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है, क्योंकि यह नाम हमारी सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रीय आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार भारत का नामकरण अध्याय यह सिद्ध करता है कि भारत केवल एक देश का नाम नहीं, बल्कि एक जीवंत सभ्यता, एक सांस्कृतिक परंपरा और एक ऐतिहासिक चेतना का प्रतीक है, जिसने हजारों वर्षों से मानवता को मार्गदर्शन दिया है। मैं यहीं से अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। मुझे अपने धैर्यपूर्वक सुनने इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साक्षी, धन्यवाद भावना मैम। अब मैं सभी प्रतिभागियों से निवेदन करती हूँ कि उनके कुछ प्रश्न हो इस पुस्तक के विषय पर, तो प्लीज आप अपने अतिथियों से पूछ सकते हैं। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम, आ रही है। Thank you. Thank you for the wonderful organize the session. प्रभा मैम से मेरा एक सवाल है। मैम, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी हूँ। मेरा नाम श्रद्धा शर्मा है। मेरा यही पीएचडी का विषय है कि वैदिक संकल्प पाठ में भारत की भू संस्कृति का विमर्श। तो मेरे लिए ये काफी अच्छा डिस्कशन रहा। मैम, मेरा एक सवाल है आपसे, जब भी हम किसी वस्तु का नाम, ये देश के नाम की बात है, यदि हम किसी वस्तु के नाम की भी बात करते हैं जो समय अनुसार बदलता रहता है, आज से 50 साल पहले हम कुछ और कहते थे, 10 साल पहले हम उसका नाम बदल गया, तो अगर मैं इसको अपनी संस्कृति से जोड़कर देखूं, जैसा सर ने बहुत अच्छा बोला कि परंपरा है, परंपरा अनुसार विकास हो रहा है तो नाम बदल रहा है, परंतु नाम का बदलना कहीं ना कहीं उस नाम को कमजोर नहीं कर रहा है? क्योंकि नाम परिवर्तित हो रहा है तो एक डाउट आ रहा है, एक शंका आ रही है कि कभी हम इसको ये बोलते थे, नहीं हम इसको ये बोलते हैं। तो ये जो संकल्प के जो शब्द हैं, यही मेरे अध्ययन का विषय है कि जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, आर्यावर्त, ऐसे में पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु ये सवाल मेरे मन में है कि कुछ ऐसे तर्क, कुछ ऐसे तथ्य जो इस शंका को एक मजबूती प्रदान करें। तो आपका बहुत आभार होगा। धन्यवाद। श्रद्धा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मुझे लगता है कि हमारा नाम जो देश का बदला गया है वो हर बार आक्रमणकारियों के द्वारा बदला गया। वो हमने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपने खुशी से नहीं बदला है। इसको आप पढ़ भी रही हैं, आप तो खुद रिसर्च कर रही हैं इन सब मुद्दों पर। तो जब हम पे कोई आतताई आक्रमण करता है या हमें किसी तरह से मजबूर करता है या हमें नया नाम देता है अपनी पहचान को हम पे थोपने के लिए, या फिर उस अपनी बात को हम पे समझिए कि बताने के लिए कि आपको हमारा स्वीकार करना पड़ेगा या हमारी भाषा को स्वीकार करना पड़ेगा, उस रूप में मैं भारतवर्ष के बदलते हुए नामों को देखती हूँ, खास करके जब से मुगल आए इस देश में, क्योंकि उसके बाद ही ज्यादातर हमारे जो देश के नाम हैं वो बदले गए। पहले सांस्कृतिक वैभव के अंतर्गत इन नामों को बदला गया या फिर सम्राटों के नाम पर, जैसे अजनाभ वर्ष अभी डॉक्टर त्रिपाठी ने भी बताया और इस पुस्तक में बहुत उल्लेख है। आप देखेंगी तो पता चलेगा आपको कि विविध नामचीन लोगों ने इस विषय को उठाया है और आज से नहीं 1950 1945 के लेख इसमें समाहित किए हैं मैंने। उस समय के चिंतक प्रचारक यही कहते रहे हैं कि इस देश का नाम ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर हुआ, किसी अन्य भरत के नाम पर नहीं हुआ। जैसे कि भी प्रकाशमणि त्रिपाठी जी ने भी बतलाया कि महाभारत में भी वो भरत कुल का संवाहक है, भारतवर्ष नाम का संवाहक नहीं है।
अन्य भारत का तो नामकरण के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। वो सिर्फ एक मानगी के तौर पर दे दिए जाते हैं कि इतने भारत हुए, यानी इतनी श्रद्धा हुई इस देश में, परंतु अमुक श्रद्धा जो है वो अब इस विषय पर शोध कर रही हैं, कुछ इस तरह से। तो मुझे लगता है कि जो आपने प्रश्न किया कि हम जब ये कहते हैं कि हम अब पहले इस नाम में थे फिर इस नाम में आए, तो हमारी पहचान की जो एक कहते हैं ना कि हमारी जो विरासत है या हमारा जो पूरा वैभव है, अगर हम उसका उल्लेख करते हैं, उसका संरक्षण करना चाहते हैं और उसको आगे संवहन करना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं और उसी रूप में उसको प्रतिष्ठित होते हुए आगे भी देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष ही नाम जो है, भारत नाम जो है, वही जो संविधान ने भी स्वीकार किया है, वही हमारे देश का असली नाम है। और उसके नाम की जो पहचान है, उसके नामकरण का वास्तविक आधार है, वो भी सत्य रूप में पाठ्यक्रमों में शामिल होना बहुत जरूरी है। जो हो सकता है आज इस मंच के माध्यम से जो डॉक्टर विकास ने ये एक बीड़ा उठाया है, तो मुझे लगता है काफी दूर तक ये बात जाएगी कि हमारे देश का नामकरण का वास्तविक आधार भी पुस्तकों में सही रूप से आए, ताकि हम जैसे हम पढ़ के बड़े हुए हैं गलत बात, और फिर हम उस बात को आगे संवहन आगे हमारी संततियां करती हैं, मुझे लगता है वो बहुत गलत है। कोई भी पक्ष हो, देश के अस्तित्व से जुड़ा हुआ और खास करके नाम से जुड़ा हुआ, नाम तो देश की पहचान है। हमारी पहचान हमारे नाम, सबसे पहले हमें नाम से ही लोग जानते हैं, उसके बाद हमारा कर्म या हमारा धर्म या हमारे संप्रदाय, जाति, वो सब आते हैं। तो वो सब चीज देश में तो हम सभी हैं। तो मुझे लगता है आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि हमें अपने नाम का वैभव और एक नाम का वैभव उसको बरकरार रखने की और उसके साथ चलने की बहुत आवश्यकता है आज के समय में। श्रद्धा, जो कुछ भारतवर्ष नाम है, ये हमारी परंपरा में है और इसका प्रवाह हो रहा है। केवल एक नाम और आया, हिंदुस्तान, जिस स्थान पर हिंदू लोग रहते हैं, वो हमारी परंपरा में सभी सनातनियों को हिंदू कहा गया, इसलिए हिंदुस्तान शब्द आया बृहस्पति आगम में। और कोई नाम किसी ने भारत का बदला नहीं। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने इंडस रिवर के आधार पर इंडिया करने का प्रयास किया, लेकिन वो ना तो मान्य है ना अनुमन्य है। अब वो चला तो संविधान में एक जगह आ गया है उसका, लेकिन उसमें भारतवर्ष है, इंडिया, दैट इज भारत, भारत जिसे इंडिया भी कहते हैं। तो भारतवर्ष तो हमारी परंपरा में है, जम्बू द्वीपे, भरतखंडे, आर्यावर्ते, भारतवर्षे। तो इसे तो रोज रोज हम लोग अपने यहाँ यज्ञ में, अनुष्ठान में, पूजन में बोलते ही रहते हैं। तो हमारी परंपरा से और जो जिसे कहते हैं चित्त, हमारी चेतना से भारतवर्ष कभी ओझल नहीं हुआ ना, ओझल होने वाला है। हम सभी भारतवर्ष और सभी भारतीय उसको उससे स्वीकारते हैं। जी, जो परंपरा सर ने बताई उसको सभी भारतीय स्वीकारते हैं, वो चाहे किसी भी पंथ परंपरा को मानने वाला हो। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब एक ही वृक्ष की डालियां हैं। बहुत सुंदर। जी जी, मैं कुछ पूछना चाहूंगा। नीरज जैन बोल रहा हूँ इंदौर से। जी नीरज जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस आयोजन का। मैं भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र यहाँ इंदौर में एक जगह GSITS इंस्टीट्यूट है, वहां पर देखता हूँ और मुझे बहुत ही खुशी हुई है आज का ये सेशन अटेंड करके। मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूंगा आदरणीय प्रभा जी जैन का। मैंने बलदेव उपाध्याय का एक लेख पढ़ा था भारतवर्ष के बारे में, और उन्होंने बहुत जो बातें कही वो आपके विचारों से भी प्रस्फुटित हो रही हैं। मेरा प्रश्न ये था, यदि आप मेरा शंका का समाधान करें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, कि कभी कभी ऐसा भी होता है जो प्रचलित चीज होती है, जो बहुत जिसने बहुत गरिमा प्राप्त कर ली हो, उसके आधार पे भी नामकरण होते हैं। जैसे हमारे यहाँ समाज में ये रिवाज है कि हम अपने बच्चों के नाम किसी महापुरुष के नाम के साथ रखते हैं। तो क्या ऐसा है कि इतने सारे भरत हुए तो उन भरतों के नाम भी इसी महानता को ज्ञापित करते हुए उनके नाम रखे गए हों, और इसके कारण से बहुत सारी किंवदंतियों के साथ अलग अलग भरतों के साथ भारतवर्ष का नाम जोड़ा गया? नीरज, आपके प्रश्न में मुझे दो प्रश्न नजर आ रहे हैं। एक तो ये कि आप ये जानना चाहते हैं कि भारतवर्ष नाम कौन से भरत के नाम पर हुआ वास्तव में, और दूसरा ये कि क्या भरत नाम की परंपरा, भरत नाम रखने की, नामकरण की परंपरा उन्हीं भरत के नाम पर हुई होगी।
तो देखिए नामकरण की परंपरा, यानी कि हम अपने बच्चों का नाम रखें या हम हमारे आसपास के लोग नाम रखें, तो ये तो हमारा अपना एक नामकरण का मतलब एक अपनी इच्छा भी होती है। दूसरे फिर ये भी कहते थे कि जो भरण पोषण कर सके वो भरत है। तो जितने भी जो भरत नाम के आप जितने भी सम्राट देखते हैं, राजा देखते हैं या महापुरुष देखते हैं प्राचीन काल से अब तक भी, तो वो उनमें भरत नाम जो है वो उनको ये बताता है कि वो भरण पोषण कर सकें। जैसा कि रामायण में भरत के नाम के साथ आया है कि वो विश्व का भरण पोषण कर पाए, तो वो भरत कहलाएगा। लेकिन नामकरण हमारे देश का कौन से भरत के नाम पर हुआ है? वो आदिनाथ के पुत्र भरत के नाम पर ही हुआ है। इस बात को सारे वेदों में, पुराणों में और जितने भी आख्यान आपने बलदेव उपाध्याय जी का जिक्र किया है, तो आप स्वयं ही सब कुछ जान जाएंगे। एक ही लेख जो है वो मतलब कहते हैं ना, हाथी के पांव वाली एक कहावत जो है वो उसको चरितार्थ करता है कि वो सब कुछ कह देते हैं कि यहाँ तक कि जो जैन लोग थे, मैं इस मंच से ये बात अभी तक कह नहीं रही थी, कि वो लोग भी आश्चर्य में पड़ गए जब उन्होंने ये बात बतलाई। उन्होंने उनसे सवाल किया कि अरे ऐसा है क्या? क्योंकि वो ऐतिहासिकता की दृष्टि से, पुरातत्व की दृष्टि से, सांस्कृतिक वैभव की दृष्टि से, साहित्यिक और धार्मिक जो कृतियां हैं उनके आधार पर अपनी बात को रख रहे थे, ना कि किसी धर्म के आधार पर। तो ऐसा जो निष्पक्षता के साथ डॉक्टर मिश्र ने लिखा है और बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने भी इस बात को बाद में स्वीकार किया कि मैंने ये बात गलत लिख दी और ये बात जो है मैं अपने ओनस लेता हूँ कि मैं गलत लिख गया। वास्तव में ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ है। धन्यवाद मैडम। और अन्य किसी प्रतिभागी कोई प्रश्न है? जी, मेरा एक प्रश्न था, क्या मैं कर सकता हूँ? जी विवेक जी। हाँ जी, मैं उज्जैन से एडवोकेट विवेक कर बोल रहा हूँ। जी, मैंने जैसे हमारे यहाँ उज्जैन इंदौर में काफी जैनों का प्रभाव है और मैंने एक सभा भी एक अटेंड करी है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से बुक महाराज भरत जो ऋषभ देव जी के पुत्र हैं, आदिनाथ जी के पुत्र, उनके बारे में अभी थी और मेरे मित्र आकाश जैन जो दिल्ली में रहते हैं उन्होंने कोऑर्डिनेट किया था, तो मुझे पहली बार अचंभा हुआ था। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से वो उनका कालखंड पुराना है या फिर जो भरत जो दुष्यंत पुत्र है उनका काल पुराना है? काल की दृष्टि से मैं जानना चाह रहा हूँ। भले नाम इनके नाम पे रखा गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा उसके बारे में हुई हो, या क्योंकि एक प्रभावशाली राजा भरत पहले हो चुके हैं तो उनके नाम पे इन भरत का नाम रखा गया। भले इन भरत के नाम से जो भरत जैन है उनके नाम से भारतवर्ष का नाम रखा गया, लेकिन उनका नाम भी कहीं ना कहीं से आया होगा। तो मैं कालखंड से जानना चाह रहा हूँ कि कौन से भरत पहले हुए? देखिए, कालखंड के हिसाब से तो ऋषभ देव के पुत्र भरत ही पहले होंगे ना। जब भरत इतने, ऋषभ देव तो बहुत साल पुराने, अयोध्या जो है वहां से शुरुआत हो रही है सांस्कृतिक वैभव की। अयोध्या में जन्मे हैं आदिनाथ ऋषभ देव, और वो जैन, तो हम तीर्थंकर जो जैन परंपरा के मानने वाले हैं वो उन्हें तीर्थंकर की दृष्टि से देख रहे हैं कि वो हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं। परंतु अगर आप वेद या पुराण पढ़ेंगे तो वहां आदिनाथ का उल्लेख मुझे तो लगता है कि जैन परंपरा से ज्यादा दिया गया है। उनके बारे में ऋचाएं, उनके बारे में जितने आख्यान उसमें मिलते हैं वो फिर आदि पुराण में आते हैं हमारे जो जैन धर्म में, अगर आप देखें। लेकिन अगर इतर देखें तो अन्य ग्रंथों में इनके प्रमाण ज्यादा मिलते हैं। आप वेद उठाएं पढ़ें, पुराण उठाएं पढ़ें, आपको इस सारे संशय का समाधान स्वयं मिल जाएगा। दूसरे, महाभारत काल में जो भरत हुए, जो दुष्यंत पुत्र, शकुंतला दुष्यंत के पुत्र हैं, जिन जैसा अभी त्रिपाठी जी ने भी कहा कि उनके नाम पर भरत कुल हुआ है। भारत का नामकरण का आधार बने हैं वो भरत, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और आप किस बात को आधार मानते हैं? उन्हीं बातों को आधार मानेंगे जो पूर्व में घटित हुई है, इतिहास है या परंपराएं हैं। उन दोनों में जब कोई वहां उल्लेख है ही नहीं, और स्वयं जो इतिहासकार हैं
प्राचीन इतिहासकार देख लें आप या आज के देख लें, जो निरपेक्ष और निष्पक्ष भाव से लिख रहे हैं, वो सब यही लिखते हैं कि आदिनाथ के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ। दूसरे जो बात आप कह रहे हैं कि जैन भरत, मैं इसको जैन भरत की दृष्टि से नहीं देखती। नामकरण का देश का आधार किसी धर्म की दृष्टि से नहीं होता है कभी भी। और जब ये भरत हुए आदिनाथ के पुत्र, तब तो धर्मों का भी जो नामकरण है वो तब तक बहुत प्रचलन में नहीं हुआ है ना, आप भी जानते हैं इस चीज को। तो और धर्म की दृष्टि से अगर देश का नाम रखा, हमारे देश का नाम रखा गया है, ये तो जो भी कोई अगर इस बात को जैनत्व से जोड़ता है तो मेरे ख्याल से गलत दृष्टि से जोड़ता है। वो हमें ये वैभव महसूस होता है कि वे हमारे तीर्थंकर हुए, जैन कहेंगे हमारे प्रथम तीर्थंकर हुए, इसलिए उनके बेटे हैं, लेकिन वो सबके हैं, वो उस काल की बात है, वो सबके हैं जब आदिनाथ सब धर्मों में पूजित है, खाली जैन धर्म में पूजित नहीं है। तो आप इस परंपरा और इस नामकरण को इस तरह से देखें। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि वो सतयुग में हुए, मतलब ये त्रेता में हुए, क्योंकि जैसे कालखंड को हमने 4 हिस्सों में बांट रखा है, तो उस हिसाब से जो भरत जी का जो उनका जन्म किस काल में माना जाए, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। विवेक जी, हम सतयुग में रखें। हाँ जी, ऋषभ देव जी का काल त्रेता में माना जाता है। अच्छा, सतयुग में। ठीक है, ओके, ठीक है। और एक बात और आप लोगों को ध्यान रखना, प्रभा जी ने बहुत अच्छी बात की, उसमें धार्मिक को ऐसा कोई आग्रह नहीं था। जो हमारे यहाँ जम्बूद्वीप, भरतखंड, आर्यावर्त, भारतवर्ष, ये हमारे ऋषियों की साधना की देन है, और उसके बाद फिर भरत जी के नाम पर भारतवर्ष, इस तरह से है। जी धन्यवाद। एक मेरा प्रश्न है, जैसे प्रभा जी भगवान आदिनाथ हैं तो वो तीर्थंकर हैं, तो वो तीर्थ की स्थापना करते हैं, तो भरत क्षेत्र भरत तीर्थ के हिसाब से नाम रखा गया, या भरत क्षेत्र, मतलब अपन बोलते भी हैं भरत क्षेत्र, सनातन में भी बोलते हैं, जैन में भी बोलते हैं, जब पूजा चालू करते हैं तब भरत क्षेत्र, ये क्षेत्र, तो वो भरत तीर्थ के नाम से देश का नाम रखा गया, एक क्षेत्र को पूरा तीर्थ घोषित किया गया, या वो देश के नाम से ही घोषित हुआ, या संस्कृति को घोषित किया गया? नमस्कार राकेश जी, मुझे लगता ये जो आप बात कर रहे हैं किसी तीर्थ के नाम पर नहीं है ये नाम। उस समय जो अजनाब खंड है या अजनाब वर्ष है, वो भरत खंड, भरतवर्ष, भारतवर्ष इस तरह कहलाया। यानी वो जब सम्राट हुए, पूरे उसके खंडों के सम्राट हो गए और उन्होंने राजकाज संभाला ऋषभदेव के बाद, तो अजनाब खंड का नाम परिवर्तित होकर भरत खंड या फिर भारतवर्ष, अजनाब वर्ष अगर कहा गया तो भारतवर्ष, इस तरह से हुआ। वो किसी तीर्थ के नाम पर नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है तब बना हुआ, उस समय में कोई तीर्थ बना हुआ नहीं है। धर्म जो है वो कोई जो ये तीर्थों की स्थापना है, ये सब बाद में आया है। सब कुछ जो भी कुछ होना चालू हुआ है, ये सब बहुत बाद की बात है। मनुष्य के नाम से तो नहीं हो सकता। हाँ, ये भी भरत के नाम से तीर्थ होता तो कोई मनुष्य के नाम से तो नहीं हो सकता ना, मतलब तीर्थ। हाँ, इसीलिए वो, क्योंकि वो सम्राट है, सम्राट के नाम पर इस देश का नाम बदला जा रहा है, ना कि किसी मुनि के नाम पर या किसी उसके नाम पर नहीं बदला जा रहा। थैंक यू। एक बात मैं विवेक जी के विषय में बात को बोलना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने जानना चाहा है कि कौन से युग में हुए वो, तो जो भारतीय परंपराएं हैं उनमें नाभिराय को स्वयंभू मनु, जो आदि मनु थे, उनकी 5वीं पीढ़ी में बताया गया है। तो भारतीय संस्कृति की स्टार्टिंग ही वहीं से मानी जाती है कि स्वयंभू मनु की 5वीं पीढ़ी में नाभिराय, और नाभिराय, ऋषभ और भरत ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको सभी परंपराएं किसी न किसी रूप में स्वीकार करती हैं। बहुत सारे महापुरुष ऐसे हैं भारतीय संस्कृति में जिसको एक परंपरा स्वीकार करती है तो दूसरी नहीं करती, दूसरी करती है तो तीसरी नहीं करती, मगर ऋषभ, भरत और नाभि, ये 3 ऐसे महापुरुष में हैं। वो शैव हो, वैष्णव हो, वेदांत हो
चाहे मनुस्मृति हो, चाहे बौद्ध हो, जैसे अभी उन्होंने बताया सिंह साहब ने, तो सभी परंपराओं में इनको स्वीकृत किया गया है, माना गया है और आदि पुरुष के रूप में ही माना गया है। मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में हुए हैं। आप उसमें जब भारतनामा में लेख पढ़ेंगे तो एमसी जोशी हैं और बहुत सारे लेखकों का उसमें बहुत विस्तार से इस विषय में लेख है कि वो कब हुए और इस भारतीय संस्कृत की स्टार्टिंग ही वहीं से मानी जाती है। भारतीय सभ्यता के जनक के रूप में ऋषभदेव को माना जाता है। धन्यवाद जी। किसी प्रतिभागी कोई प्रश्न है? मैं डॉक्टर DC जैन। I am not a scholar, but I have interest in the language functions. I came across to a good number of people from outside India, like Thailand, China, where they expressed that the name of India, वहां पर जो प्रचलित नाम है वो भारती। मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों कर रहे हैं? कहा ये नाम जो है भगवान ऋषभदेव के, वो दे वेर अवेयर ऑफ इट कि भारत का नाम भगवान ऋषभदेव से जुड़ा हुआ है। और इसी तरह चाइना में एक शब्द यूज किया गया ऋषभ की जगह ऋषभो यूज किया गया। ऐसे मैंने देखा कि पाश्चात्य देशों में तरह तरह से इसको प्रतिपादित किया गया है और वहां पर भी इस क्षेत्र को भारती कहने का उपयुक्त समझा गया। मैं प्रभा जी आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने विदेशों में जो बहुत प्रचलित नाम रहे हैं उनमें ये नाम है क्या? देखिए डॉक्टर, जो ऋषभदेव से संदर्भित बातें हैं, ऋषभदेव से संबंधित जितने तथ्य हैं उनको इस पुस्तक में उल्लेखित किया है मैंने, परंतु मूल विषय क्योंकि ये भारतवर्ष नामकरण से संबंधित था तो इसलिए उस विषय को ज्यादा इसके अंदर प्रतिपादित किया और उसी के संबंधित जितना भी मैंने शोध किया वो उसी से संबंधित किया। लेकिन ऋषभदेव के लिए बहुत सारे देशों में अलग अलग नाम आए, जैसे रेशेफ नाम कहते हैं, जैसे आपने अभी ऋषभो बताया, ऐसे बहुत सारे और भी देशों में अलग अलग नाम उनके लिए आए हैं क्योंकि मैं उन्हें जैन तीर्थंकर के रूप में, क्योंकि जो जैन धर्म को मान रहा है वो उन्हें तीर्थंकर के रूप में मान करके उनकी आराधना कर रहा है, परंतु अन्य धर्मों में उन्हें जिस दृष्टि से देखा जा रहा है, जिस नाम से माना जा रहा है, यहाँ तक कि माणिक्य स्वामी, अभी एक नाम मुझे पता चला कि तेलंगाना में एक आदिनाथ का मंदिर जिसको माणिक्य स्वामी मंदिर कहते हैं। अब कोई भी नहीं समझ सकता कि माणिक्य स्वामी कौन है, परंतु वे आदिनाथ है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हमारे देश में भी प्रचलित हैं उनके लिए और विदेशों में भी प्रचलित हैं। और आपके माध्यम से ये जान के मुझे खुशी हुई कि वहां लोग जानते हैं कि इस देश का नाम भारत जो है वो ऋषभदेव के पुत्र के नाम पर ही हुआ है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए। थैंक यू। आई थिंक अब कोई क्वेश्चन नहीं है जी। शुभांगी मैं पुनः डॉक्टर विकास सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम का औपचारिक समापन करें। वैसे तो कार्यक्रमों की ये श्रृंखला अविरत चलने वाली है, यह बस एक स्वल्प विराम होगा। प्लीज सर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद शुभांगी जी। मैं सबसे पहले आज के इस पुस्तक पर चर्चा में उद्बोधन के लिए प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी सर, ऑनरेबल वाइस चांसलर IGNTU, जो मेरे गुरु भी रहे हैं, और I want to share one information among you. When I have started to review the book, so Professor Tripathi sir was the person who have suggested the book for the review. तो मैंने उन्हीं की ही पुस्तक I think प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था, पहली ही पुस्तक मैंने उन्हीं की ही रिव्यू की थी और वो आज यहाँ पर उपस्थित हैं। सर, समय समय पर आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर जगबीर सिंह साहब
जब से मैं दिल्ली आया तो उनसे मैं आशीर्वाद लेता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ। शायद वो लेफ्ट कर चुके हैं, बट उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रभा किरण जैन मैम, जैसे ही त्रिपाठी सर ने मुझे नाम सजेस्ट किया, मैं गया, मैडम से मिला। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। एंड बहुत जल्दी हम लोग मैं आऊँगा आपके घर फिर से। बिल्कुल, स्वागत है। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों से शोधार्थी, पांडुचेरी से अनुराग जी हैं, लोकपाल मंग नॉर्थ ईस्ट से हैं, साउथ से प्रोफेसर शशिकला वीसी साहब, और सभी लोग जो इस ऑनलाइन माध्यम से जुड़े, मैं सभी का इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और डॉक्टर शुभांगी मैडम को इतने अच्छे हिंदी के लिए मैं विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैंने जब डिस्कस किया कि इस कार्यक्रम का संचालन कौन करेगा, तो उन्होंने कहा आप बताइए। तो मैंने कहा आप ही कर लें, लेकिन आप तो हिंदी नहीं बोल पाती हैं। तो उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लोग तैयार कर लेंगे हिंदी में। तो मैडम धन्यवाद। और प्रभा मैम, आपकी पुस्तक के माध्यम से डॉक्टर शुभांगी ने ये संचालन करने वाले कार्यक्रम का अनुक्रम हिंदी में तैयार किया है। बहुत बहुत आभार शुभांगी, बहुत ही सुंदर संचालन किया है, बहुत सुंदर। और श्रद्धा जी, अगर आपके पास में पुस्तक नहीं है, आप इस विषय में शोध कर रही हैं, तो मुझे लग रहा है श्रद्धा जी एसोसिएटेड है, आई थिंक IIPA से, क्योंकि एक बार उनसे शायद देश बंधु में कॉपी इवैल्यूएशन करते समय शायद आपसे हम लोग देश बंधु में मैं मिला था। तो अगर आपके पास में ये पुस्तक ना हो तो आप मुझसे ले सकते हैं। मैं वही दयाल सिंह यूनिंग कॉलेज में हूँ। सो थैंक यू, और थैंक यू श्रद्धा जी जुड़ने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है गुरु चरण दास जी हमारे कॉलेज से जुड़े हुए हैं, मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर गुरु चरण दास जी, थैंक यू। और उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे कहने पर हिंदी उनको नहीं आती है और वो नॉन हिंदी रीजन से हैं, साउथ से, उड़ीसा से, एक वेस्ट बंगाल से भी हैं, वो स्कॉलर सभी इसमें जुड़े रहे। तो उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि पुस्तक मैडम हम सबको एक नया सरोकार और नई चेतना हम सब में विकसित करेगी। और भारत नामा या भारत के नामकरण की का जो एक उल्लेख आपने इसमें किया है, उस पर भी हम लोग एक शोध की दृष्टि से इसको देखेंगे और हम आगे इसमें काम करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, नमस्कार। विकास, तुमको खूब सुखी रहो, बहुत अच्छा, बहुत आशीर्वाद। और प्रभा जी, बहुत अच्छा लगा आपको देख के, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुन के भी, और जल्दी ही हम लोग मिलेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आप सबका। शुभांगी आप भी आए, बहुत बहुत स्वागत है सबका, धन्यवाद। थैंक यू सर, प्रणाम सर, प्रणाम 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 सर, प्रणाम। हेलो टी।